तो आज हम दोस्तों इस इंपॉर्टेंट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अपवाह वेग से प्रतिरोधकता का उद्गम, या कह सकते हैं अनुगमन वेग से प्रतिरोधकता का उद्गम। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपवाह वेग या प्रतिरोधकता से ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि अपवाह वेग या कह सकते हैं अनुगमन वेग से प्रतिरोधकता का उद्गम, या यही प्रश्न वो पूछ सकते हैं कि अपवाह वेग से ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? इसके लिए सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि यहां एक चालक तार है जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। इसके सिरों के बीच विभवांतर V, इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E और प्रवाहित धारा I है। इतना चीज अगर हम लोग मान लें, सर एक ही बार में इतना चीज मान लें, चलो ये सब अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि एक लंबाई का चालक तार है, L लंबाई का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ होगा, कुछ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ उसका जो है अनुगमन वेग होगा, कुछ उसके सिरों के बीच विभवांतर होगा, कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब इसका संबंध बैटरी से करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो ये सारी चीजें आप खुद ब खुद दिमाग लगा सकते हैं कि हमने एक चालक तार लिया है तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी L, कुछ ना कुछ मोटाई होगी A, धारा प्रवाहित हो रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे Ne, धारा है तो वैद्युत क्षेत्र है, विभव है, और ये सब भी है तो आपको इसको भी E V कुछ मान सकते हैं। तो मानने वाली चीजें आपके ऊपर है, आप क्या मानेंगे वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना तो जरूर आप सोच सकते हैं ना कि एक चालक तार लेंगे तो कुछ लंबाई होगा L, कुछ मोटाई होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी धारा प्रवाहित होगा, और उन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd होगा। इस तरह से पहले आप एक बात अपने हिसाब से लिख लेंगे, उसके बाद तब लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चालक तार में प्रवाहित धारा I होता है NeAVd। क्या होता है? धारा I होता है NeAVd। फिर आपको बताना है इस धारा के कारण दोस्तों क्या उत्पन्न होगा? इस धारा के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E होता है V/L। ये कहां से आया? देखिए फिर वही बात, V बराबर हमने पढ़ रखा है ED, यहां से E निकालेंगे तो क्या आएगा? V/D। बताया था अगले इसके पहले लेक्चर में कि E एक नौकरी होता है, छापा मारते हैं, यहां से E निकालेंगे V/D आएगा। और इस दूरी को ही क्या कहते हैं? लंबाई। तो E आपका आ जाएगा V/D। तो यहां से अगर हम D को जो है लंबाई में बदलेंगे तो E V/L हो जाएगा। तो आपको सबसे सिंपली सोचना है कि धारा I NeAVd होगा, इस धारा के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि V/L होगा। फिर बताइए इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पे एक बल आरोपित होगा, और ये आरोपित जो बल है वो F बराबर E होगा। आरोपित बल क्या होगा? F बराबर E। ये कहां से है? आरोपित बल F बराबर QE होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QE होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला जो बल है वो F बराबर क्या होता है? QE होता है। तो यहां पर भी हमें वही ध्यान देना है कि F बराबर आपका क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। लेकिन यहां पर चूंकि आवेश Q ना दे करके इलेक्ट्रॉन E दिया है तो बल F बराबर हो जाएगा E। हाँ, जैसे छोटे क्लास में पढ़ते छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे नहीं। अब क्या चलता है? आ, ई, वैसे रट लीजिए कि इस पे लगने वाला बल F बराबर क्या है? E।
अब जब हम किसी पर बल लगाते हैं तो न्यूटन का नियम ये कहता है कि उसमें अगर द्रव्यमान है तो त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो बल लगाने के कारण उत्पन्न त्वरण बल लगाने के कारण उत्पन्न त्वरण जो होगा, बल लगाने के कारण उत्पन्न त्वरण जो होगा वो क्या होगा, एज कस टू एफ बटे एम। उत्पन्न त्वरण क्या होगा, एज कस टू एफ बटे एम। सिंपली हम लोग यहां से कर सकते हैं ऐसे कि सबसे सिंपल सा लॉजिक यही है कि धारा I = NE/ABD होगा। इस धारा के कारण वैद्युत क्षेत्र और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल उत्पन्न होगा। और अगर हम इस बल की बात करें तो बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण का सूत्र है H = F बटे M। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो H = F बटे M। नहीं याद रहेगा तो न्यूटन का देखिए नियम है, F बराबर m a, यहीं से आ रहा है a बराबर F बटे m। अगर भूल जाइएगा तो ऐसे याद करें कि m a से मां लिखा हुआ है, F से फादर और मम्मी का जो रिलेशन है वो न्यूटन के दूसरे नियम में F = m a में बताया जाता है। यहां से a निकालेंगे तो F बटे m हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अभी तक क्या बताएगा, देखिए हमने कहा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगा और अनुगमन वेग BD है और मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी है क्षेत्रफल A है तो धारा I = होता है NE/ABD। अब इस धारा के कारण क्या उत्पन्न होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल उत्पन्न होगा और वैद्युत बल F बराबर E होगा। इस बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण A बराबर होता है F बटे M। फिर इस F की वैल्यू यहां रख दें, तब देखिए तब इसे लिख सकते हैं A बराबर F की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, F की वैल्यू है E बटे M। फिर यहां से E की वैल्यू अगर रखेंगे तो E बटे M और इस कैपिटल E की वैल्यू V बटे L है तो हो जाएगा EV बटे ML। अब सबसे डिफिकल्ट चीज यहां पर थोड़ा सा हमें सोचना होता यह है दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा। दो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं एज अ नोट पॉइंट। देखिए सभी N मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है। ये आप जान लें सबसे पहले एक नोट पॉइंट में कि सभी N इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है। सभी N मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि वो अनियमित गति करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, जिससे उनका ऊष्मीय वेग औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य होता है। सभी N मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। इसके पहले मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपसे सुन लो कि सभी N मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अगर हम लोग औसत ऊष्मीय वेग लेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये तब होता है जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि बिफोर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब के सब जो है वो अनियमित गति करते रहते हैं और आपस में टक्कर से अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जिनसे उनकी औसत ऊष्मीय वेग जो होती है वो सब का सब शून्य। कुल मिलाकर के एक लाइन में रट लें कि सभी N मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है। लेकिन अगर हम सभी N इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग देखेंगे बैटरी अप्लाई करने के बाद, तब वो शून्य नहीं होता है, तब वो अनुगमन वेग के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का वेग U1 है तो दूसरे का U2 है, तीसरे का U3 है, ऐसे N तक का है, तो इसका औसत लेंगे तो ये 0 आएगा। लेकिन जब हम वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र अप्लाई इसका वेग कुछ बढ़ जाएगा, तब इसका औसत अनुगमन वेग के बराबर होता है, क्योंकि अनुगमन वेग जो है वो औसत इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर मैं जो बता रहा हूं बाबू, यहां पे 3 बात आपको ध्यान देना है। कितना बात, 3 बात। पहला तो ये कि सभी N मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, पहला बात। दूसरा,
जब बैटरी जोड़ देंगे तब सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग के बराबर होता है। सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग के क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा याद ये करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है तब इलेक्ट्रॉन का वेग कुछ दूसरा होगा, और जैसे वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे इलेक्ट्रॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में, इलेक्ट्रॉन का वेग जो कुछ भी हो, जब वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो उसके विपरीत दिशा में, उसके वेग में वृद्धि होगा। और वेग वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो 9th और जो है वो 11th क्लास में न्यूटन गति के समीकरण पढ़ाए जाते हैं, v बराबर u प्लस at। ये कैसे होता है, देखो पहले किसी का वेग u रहता है, जब वेग में वृद्धि at का होता है तो अंतिम वेग v मिल जाता है। यानी वृद्धि कितना है, at। वेग पहले था u, वृद्धि कितना हुआ, at बन गया v। यानी किसी के वेग में वृद्धि जो है वो u प्लस at है। u प्लस क्या है, at है। इस तरह से इस बात को मैं फिर से रिपीट कर दूं, लिख के बता दूं मैं ये बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो है इलेक्ट्रॉनों का वेग, अगर u1, u2, u3 ऐसे कुछ हो, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का वेग u1, u2, u3 डैश un हो, तब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उनके वेग में a टाउ की वृद्धि होती है। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उनके वेग में क्या होती है, a टाउ की वृद्धि होती है। जैसे हमने देखा v बराबर u प्लस at, तो at की वृद्धि हो रही थी। अब चूंकि यहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समय t ना लेकर के श्रांति काल लेते हैं, श्रांति काल, और वही श्रांति काल यहाँ पे टाउ आ गया है, तो इसलिए at ना लिख करके a टाउ लिख दिया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का वेग अगर u1 है तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उनके वेग में a टाउ की वृद्धि होती है। और किस दिशा में होती है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। या किस दिशा में होती है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऐसा होता है। तब क्या होगा, तब देखो, तब सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो है, औसत वेग किसके बराबर होगा, अनुगमन वेग के बराबर होगा। औसत वेग बराबर होगा अनुगमन वेग के। अब अनुगमन वेग vd बराबर हम लिख सकते हैं सबका औसत। औसत लिखने के लिए दोस्तों सबको जोड़ लीजिए, u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2 और u3 प्लस a टाउ 3, और ऐसे ही आपका जो है डैश डैश un प्लस a टाउ n, और सबसे भाग दे दीजिए, यानी कि n तक का जोड़े n से भाग दो। अब एक बात और समझो, बहुत ही लॉजिकल और जो है कॉन्सेप्चुअल रटने की बात यहाँ पे है, समझना भी। जैसे हमने कहा ना कि पहले वेग था u1, वृद्धि हुआ a टाउ, तो ऐसे u1 पहले का a टाउ 1 इतना हो गया, दूसरे का u2 प्लस a टाउ 2 हो गया, तीसरे का u3 प्लस a टाउ 3 हो गया, चौथे का u4 प्लस a टाउ 4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन तक जोड़ेंगे तो un प्लस a टाउ n हो जाएगा। ये बात क्या फिर से बता दूं, क्योंकि यहां से तो याद है धारा के कारण वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत बल, और बल से जो है ये त्वरण के बाद तो हमें यही त्वरण की वजह से ही तो वेग में वृद्धि हो रहा है। त्वरण की वजह से ही वेग में वृद्धि हो रहा है। तो फिर से समझा दें कि वैद्युत क्षेत्र जब नहीं रहता है तो कुछ भी वेग हो, जब वैद्युत क्षेत्र आएगा तो a टाउ की वृद्धि होगी। अब जैसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए
U1 है वेग उसका, तो वृद्धि a टाउ 1 मान लिया हूं, दूसरे का a टाउ 2 मान लिया हूं, तीसरे का a टाउ 3, ऐसे U1 प्लस a टाउ 1, U2 प्लस a टाउ 2, U3 प्लस a टाउ 3 डैश डैश UN प्लस a टाउ n बटे n से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक, एक सिंपल सा लाइन और देख लेते हैं कि VD, और मैं यहां अलग अलग लिख लूं U1 प्लस U2, U1 प्लस U2, काम करते हैं थोड़ा सा इरेज करते हैं, पता नहीं आया ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो ये देखो मैं यहां से करता हूं VD बराबर जो है, BD बराबर अब क्या आ जाएगा, BD बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश UN बटे n। मैं U1 वालों को अलग कर रहा हूं और a टाउ 1 को एक साथ, a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 डैश डैश a टाउ n बटे n। अब देखिए अभी बोला हूं कुछ देर पहले कि सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। ये वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले है, ये वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, बचेगा VD बराबर आपका a n इंटू टाउ बटे n से n कटेगा, a टाउ आ जाएगा। अब यहां से VD बराबर हम लोग निकालेंगे तो a का मान रख दें, a का मान कितना है, EV बटे LM, ये a का मान है, EV बटे ML इंटू टाउ, ये आपका VD आ गया। यही VD का मान हमको समीकरण एक में रखना है। लेकिन ये चीज फिर से समझे कि यहाँ n टाउ कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। तो देखो औसत निकाल रहे थे, जो पहले वेग था दोस्तों उसको हमने अलग कर लिया है, U1 U2 U3 डैश डैश n तक का जोड़ के n से डिवाइड कर दिए, और जो a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 डैश डैश a टाउ n था उसको हमने अलग कर लिया है। ये वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने से पहले है, तो हमने कहा इसकी वैल्यू जीरो होती है, ये खत्म हो गया। a सब में है तो a को लिख दिया, टाउ को n बार जोड़ेंगे तो n इंटू टाउ हो जाएगा। जैसे एक को 10 बार जोड़ोगे 10 आएगा, एक को 20 बार जोड़ोगे 20 आएगा, और एक को 50 बार जोड़ेंगे 50, यानी किसी चीज को जितनी बार जोड़ते हैं, समझ में नहीं आया, चलो जैसे यक्स 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 1 2 3 4 बार जोड़े तो 4 इंटू यक्स हो गया, यक्स को 5 बार जोड़ोगे तो 5 इंटू यक्स हो जाएगा, एक्स को 6 बार जोड़ोगे 6 इंटू यक्स हो जाएगा, वैसे n बार जोड़ोगे तो n इंटू यक्स हो जाएगा, n इंटू यक्स हो जाएगा। सेम ऐसे टाउ को 2 बार जोड़ोगे तो 2 टाउ, 3 बार जोड़ोगे तो 3 टाउ, 4 बार जोड़ोगे तो 4 टाउ, ऐसे ऐसे n बार जोड़ोगे तो n इंटू टाउ, और नीचे भी n से n कटा a इंटू टाउ। हाँ आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि भाई जैसे सेम सेम है तब तो 2x हो गया, x1 प्लस x2 जोड़ेंगे तब तो 2x नहीं होगा, तब तो 2x नहीं होगा, तो कैसे आपने टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 n तक का जोड़ करके n इंटू टाउ लिख दिया। मैं बता रहा हूं कि यहाँ जो टाउ है श्रांति काल है वो लगभग सबका सेम होता है, सबका सेम 10 पे पावर माइनस 14 सेकंड का, 10 पे पावर माइनस 14 सेकंड का, 10 पे पावर माइनस 14 सेकंड का श्रांति काल लगभग सभी इलेक्ट्रॉनों का होता है। यानी लिखा भले गया है टाउ 1 टाउ 2 डैश डैश टाउ n, लेकिन लगभग सबका सेम होता है, इसलिए इसको सेम मान करके ये माना जा रहा है कि टाउ 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 ही n बार जोड़ रहे हैं, टाउ 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 ही n बार जोड़ रहे हैं, तो n इंटू टाउ हो गया काट। अब तो खत्म, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, तब I बराबर हो जाएगा, तब यहां समीकरण भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से I बराबर हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा NEA VD की जगह पे EV बटे ML इंटू टाउ। अब थोड़ा सा साफ साफ लिखना ना, मैं इसको फिर से यहाँ पे स्पष्ट रूप से कैलकुलेशन करता हूं, यहाँ इस चीज को मिटा करके, है ना। लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या पूरी बात। ये देखो सबसे पहले अनुगमन वेग या अपवाह वेग से ओम के नियम को प्राप्त करने के लिए हम लिखेंगे धारा I बराबर NEA VD। क्या लिखेंगे, धारा I बराबर NEA VD। फिर सोचो धारा है तो क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, E बराबर V बटे L। वैद्युत क्षेत्र है तो क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत बल F बराबर E। उसके बाद इस बल के कारण क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। ये सब वैल्यू E और F की वैल्यू यहां रख देंगे, त्वरण निकाल करके आराम कर लेंगे।
इन सब की वैल्यू यहां रख देंगे और त्वरण निकाल करके आराम कर लेंगे। फिर बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो वेग हो, वैद्युत क्षेत्र जब अनुपस्थिति में जो वेग हो, तो जब वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो वेग में क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन कोई पूछ ले कहां वृद्धि होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वृद्धि होगा। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वृद्धि होगा। और किस तरह से वृद्धि होगा, a इंटू टाउ का वृद्धि होगा। फिर इन सभी का औसत वेग जो है वो अनुगमन वेग के बराबर होता है। औसत निकालने के लिए दोस्तों सबको लिख करके जोड़ देते हैं और जितना जोड़ते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने u1 a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2, u3 प्लस a टाउ 3 सबको जोड़ करके n तक का n से डिवाइड कर दिया। फिर ये जो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग था u1 u2 u3, इसको एक साथ लिखा क्योंकि ये शून्य होता है। और जो a टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 इसको एक साथ लिखा। टाउ 1 को n बार जोड़ेंगे, n इंटू टाउ, n से n कटा, a टाउ आ गया और vd बराबर ev बटे ml इंटू टाउ कहां से आ गया, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता है, ev बटे ml यहां रख दिए। अब इस bd का मान समीकरण 1 में रख दिए। अब एक अच्छा सा क्रॉस मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन करना है, इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा एक बार इसको जो है यहां साफ साफ लिख देता हूं। चलो यहां साफ साफ लिख दो, बाकी नोट करना रहेगा तो रोक करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, वो तो आपके ऊपर है। चलिए i बराबर क्या आया वहां से, n e का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो e स्क्वायर हो जाएगा, a हो जाएगा और फिर क्या बचा v इंटू टाउ बटे ml। हमें ओम के नियम की व्युत्पत्ति चाहिए। ओम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए हमें v बटे आई निकालना है। v बटे आई एक नियतांक, यही प्रतिरोध है, यही ओम का नियम है। v बटे आई एक नियतांक, यही प्रतिरोध, यही ओम का नियम। देखो v मिल रहा है, इसके नीचे आई लेके आओ, तो ये नीचे लाओ, ये ऊपर ले जाओ, ऊपर नीचे तो जानते हो ना तुम लोग, तो ये ml को ऊपर ले जाओ और ये n e स्क्वायर a टाउ नीचे लाओ। देखो नीचे है, ऊपर ले गया और ये सब का सब ऊपर था, नीचे ले आया। यहां बचा आपका v और I को नीचे शिफ्ट कर दिए v बटे आई। फिर ये जितना भी आया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहता है, तार की लंबाई धारा प्रवाहित करने से बदल नहीं जाएगा, NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित करने से बदल नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि इतना मोटा तार है, धारा प्रवाहित करेंगे तो इतना मोटा हो जाएगा, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नहीं बदलेगा। और श्रांति काल टाउ पे तो मैंने पहले ही बात किया कि सबका लगभग नियत होता है 10⁻⁴ सेकंड का, तो इसलिए सब के सब नियतांक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, v बटे आई टू नियतांक, और यही ओम का नियम, यही प्रतिरोधकता का उत्पन्न। यहां से मैं लिख भी सकता हूं कि प्रतिरोध R बराबर ml बटे NE स्क्वायर a इंटू क्या होता है, टाउ होता है। ये भी प्रतिरोध का एक सूत्र है, ये प्रतिरोध का सूत्र है, जाने रहिए। तो कैसे निकालेंगे, एक बार बोल करके वीडियो खत्म करेंगे कि I टू NeAVD, धारा के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण जो है वो वैद्युत बल F बराबर E होगा। इसका मान हम लोग त्वरण में रखेंगे, त्वरण नहीं याद रहेगा तो F बराबर ma यानी मां से याद कर लेना, मां से याद कर लेना। और वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर जो भी वेग हो, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में a टाउ की वृद्धि होगी, सबका औसत अनुगमन वेग के बराबर होगा। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति वाला अलग कर लेंगे, उपस्थिति वाला अलग कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये n बार जोड़ेंगे n इंटू टाउ आएगा। यहां से bd निकाल करके यहां पे रख देंगे। ऊपर नीचे का खेल है जो कि तुम लोग जानते हो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, v बटे आई, ये सब का सब नियतांक है और यही ओम का नियम है। थैंक यू दोस्तों।